नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। देश का सवाल में आज बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में भाषण देने वाले हैं यूएन असेंबली में, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के खिलाफ एक बार फिर से जहर उगला है। आतंकवाद को पालने पोसने वाला पाकिस्तान आखिर कब अपनी हरकतों से बाज आएगा? पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी पाकिस्तान की असलियत से वाकिफ है। बावजूद इसके पाकिस्तान हर बार भारत पर अनर्गल और बेबुनियाद आरोप लगाता रहा है। यूएनजीए में भारत की बेटी और यूएन की प्रथम सचिव स्नेहा दुबे ने इमरान के आरोपों पर करारा जवाब देते हुए उसे पहले अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी है। स्नेहा दुबे ने इमरान से पीओके में जल्द से जल्द कब्जा हटाने को भी कहा है। यूएस में पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय बैठक में पाकिस्तान और आतंकवाद पर चर्चा हुई। क्वाड समूह की बैठक में भी पाकिस्तान और आतंकवाद को दिए जा रहे उसके समर्थन पर चर्चा हुई है, लेकिन पाकिस्तान है कि बदलने को तैयार नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि आतंकवाद का ये खेल पाकिस्तान पर ही भारी पड़ जाए। Peace with India, as with all its neighbors, but sustainable peace in South Asia is contingent upon resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the relevant United Nations Security Council resolutions and the wishes of the Kashmiri people. Last February, we reaffirmed the 2003 ceasefire understanding along the line of control. The hope was that it would lead to a rethink of the strategy in Delhi. Sadly, the BJP government has intensified repression in Kashmir and continues to vitiate the environment by these barbaric acts. To create a conducive environment for meaningful and result-oriented engagement with Pakistan. And for that, it must do, number one, reverse its unilateral and illegal measures instituted since 5th August 2019. Secondly, stop its oppression and human rights violations against the people of Kashmir. And three, halt and reverse the demographic changes. इस बीच मोदी और बाइडेन की द्विपक्षीय बातचीत में अफगानिस्तान और तालिबान का मुद्दा भी उठा। So combating terrorism in Afghanistan, they called on Taliban to adhere to these and all of its commitments under Resolution 2593. It also called upon the respect to human rights of women, children, minorities, provision of humanitarian assistance and access to humanitarian workers, and of course called upon the two sides to secure an inclusive political negotiated settlement in Afghanistan. और इन तमाम बैठकों के बीच आतंकवाद के खिलाफ भारत और अमेरिका ने एक बार फिर से मिलकर लड़ने की प्रतिबद्धता जताई है। The issue of terrorism was very important. Obviously, counter-terrorism efforts and cooperation between the two countries would be given a lot of emphasis. In that context, both sides denounced any use of terrorist proxies and emphasized the importance of denying logistical, financial or military support to terrorist groups which could be used to plan or launch terror attacks. They also noted that the US and India will be organizing a counter-terrorism joint working group meeting, a designations dialogue, and there was also going to be a renewed US-India Homeland Security dialogue in the areas of law enforcement and security. कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं उन मेहमानों से आपका परिचय करवा देती हूं, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ एम्बेसडर सुरेंद्र कुमार जुड़े हुए हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट, आपका बहुत स्वागत है। इसके साथ ही मेजर जनरल जेके परिहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर आपका भी बहुत स्वागत है। सना हारून हमारे साथ जुड़ रही हैं, पाकिस्तान की पत्रकार, और इसके साथ ही आलोक मेहता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया न्यूज। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में एम्बेसडर आपसे करना चाहती हूं। एम्बेसडर सुरेंद्र कुमार, इमरान खान ने बहुत कुछ कहा है यूएन असेंबली में। अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 6:30 बजे भाषण देने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र की महासभा में,
और वहां पर पूरी संभावना इस बात की है कि पाकिस्तान को फिर से एक बार जवाब दिया जाएगा और उसकी पोल खोली जाएगी। कड़ा संदेश तालिबान के मोर्चे पर, अफगानिस्तान के मोर्चे पर, आतंकवाद का जहां जहां पाकिस्तान समर्थन कर रहा है हर मोर्चे पर पाकिस्तान को घेरा जाएगा। लेकिन इसकी भूमिका पहले ही स्नेहा दुबे ने बना दी है। स्नेहा दुबे ने जिस तरीके से मजबूती से भारत का पक्ष रखा है, इमरान खान के भाषण का जवाब दिया है, उससे साफ जाहिर है कि भारत का स्टैंड कड़ा है और किसी भी सूरत में पाकिस्तान को बख्शने के मूड में नहीं है। देखिए, मेरा ये मानना है कि हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से इमरान जी की लेवल में नहीं आए। जो जवाब देना था जवाब दे जा चुका। एक प्रधानमंत्री के बदले में हमने एक प्रथम सचिव को भेज दिया और उसने जो कुछ कहा उनका कोई पर्सनल ये जवाब नहीं, ये जवाब तो हमारे प्रधानमंत्री का है, जवाब पूरे देश का है। पहले भी 2019 में प्रधानमंत्री ने जो भाषण पाकिस्तान के प्रधानमंत्री था उसके उत्तर में उन्होंने कोई उसका उल्लेख नहीं किया। मैं जानता हूँ ये टेररिज्म के बारे में प्रधानमंत्री जरूर बोलेंगे, इसमें इसके बोलने की जरूरत है, बोलने की जरूरत नहीं, उसके साथ जो खिलाफ जंग उड़ाने की जरूरत है। पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के लेवल में उतरकर उनकी हर चीज चाहे चूचू मेटा करना वो नहीं करेंगे। मैं यहाँ तक कहूँ वो इस बात को नहीं करेंगे। अभी अब आप बात कर रहे हैं कि पक्षता की बात, देखिए यूएसए का टेररिज्म के बारे में जो नजरिया है हमारा है वो बहुत अलग है। वो नजरिए बात अच्छे, वो इंटेलिजेंस शेयर करते हैं, हमको हेल्प करते हैं, बहुत कुछ कर बात। और उनका देखिए जब तालिबान की गवर्नमेंट जो है अफगानिस्तान में आई कैसे आई, अमेरिका ने तालिबान के साथ दोहा में एग्रीमेंट किया। वो एग्रीमेंट पीस का नहीं है, वो एग्रीमेंट कुछ गवर्नमेंट का नहीं, वो एकदम सरेंडर है। अब आप वहाँ एक गवर्नमेंट है जिसमें 33 मिनिस्टर में से 14 मिनिस्टर ऐसे हैं जो वांटेड टेररिस्ट हैं। अमेरिका की सरकार है, अपने FBI ने अपनी सिराज हफीज के ऊपर $10 बिलियन का अवार्ड लगा रखा है, उनके चाचा के ऊपर 5 मिलियन का। इस तरह की सरकार में जहाँ पे खुलेआम एक पहली बार हुआ है एक देश में कि सारी सरकार टेररिस्ट की है और सारा संसार उसको देख रहा है। हम बात करते हैं टेररिज्म, आप भाषण कुछ कर लें, वक्तव्य कुछ दे दें, पर एक्शन क्या है? अब बात अभी शुरू नहीं चलेगी। भाई तालिबान के मिनिस्टर्स को हमें जो है आने जाने की सुविधा नहीं चाहिए, परमिशन होनी चाहिए, UN सेंटर रिलीज करने चाहिए, वो उन्हीं किसी तरह से उनको जो है लाया जा सकता है, उनको मॉडिट कर सकता। ये सब जो है मैं चाहूंगा कुछ ठोस कदम उठाए तालिबान, जो उन्होंने प्रोमिस किया था। इंक्लूसिव गवर्नमेंट सारे एथनिक ग्रुप में, सारे ट्राइब के लीडर उसमें आए, वीमेन कैबिनेट में हो, वीमेन का देखिए उनको घर में बंद कर दिया, वो जो नहीं जा सकती, बैंक नहीं जा सकती, कहीं कहीं पे देखा है आपके पिक्चरों में होता है कहीं उनको मारा पीटा जा रहा है। तो तालिबान के कथन में और करनी कथनी में बहुत फर्क है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आतंकवाद के बारे में भी हमारे दोस्त अमेरिका का जो रवैया है उनका अलग रवैया है, हमारा अलग रवैया है। हमारा तो नेबर है, हमारा अफगानिस्तान पास में सारे हथनी ग्रुप के लोग हमें अटैक करेंगे जम्मू कश्मीर में, जो चले गए हजारों जो उनको इक्विपमेंट जो वेपन छोड़ के गए हैं वो सब तालिबान के पास में। तालिबान को बैठे बैठे इतने जहाज मिल गए, इतने हेलीकॉप्टर मिल गए, इतने जो है हम भी वो व्हीकल्स मिल गई और इतनी गन्स मिल गई। इसका क्या होगा? इसका ये टेररिज्म से बढ़े। और वहाँ पे आईसिस पहले से है, जो एयरपोर्ट में अटैक किसने आईसिस में अटैक किया था, वहाँ पे अलकायदा पहले से है, वहाँ पे अपनी ग्रुप पहले से है। तो तालिबान का कहने में करने में बहुत फर्क है। मैं सब बिल्कुल तालिबान बदला नहीं है और इसके कई सबूत तालिबान खुद ही दे चुका है। आतंकवाद के मसले पर भारत ने पहले भी बिल्कुल साफ स्पष्ट अपना रुख रखा है और आज भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देंगे UN असेंबली में तो ये माना जा रहा है कि चूंकि अभी पूरी दुनिया में तालिबान पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, अफगानिस्तान की हालात पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, इसलिए उस दिशा में आज इस मंच से एक कड़ा संदेश दिया जा सकता है। लेकिन जो इमरान खान ने आपसे कुछ देर पहले कहा उस पर वापस लौटते हुए मेजर जनरल JK परिहास साहब मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि एक बहुत ही मशहूर कहावत है, उससे मैं थोड़ा सा बदल रही हूँ कि जब गीदड़ की शामत आती है तो शहर की तरफ भागता है। जम्मू कश्मीर का जिक्र तब पाकिस्तान करता है जब उसको लगता है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है और पूरी दुनिया में वो घिरता चला जा रहा है। इस वक्त तालिबान के पक्ष में बैटिंग करने वाले देशों में पाकिस्तान सबसे आगे है और उसकी पोल तो खुलती चली ही गई है। अब जो शर्म का एक पर्दा था वो भी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि खुलकर तालिबान और जिन आतंकवादियों ने इतनी तबाही मचाई, इतने तरह के अटैक्स किए, उनके समर्थन में बैटिंग इमरान खान खुद कर रहे हैं और कई तरह के बयान दे चुके हैं। इन सब के बीच जम्मू कश्मीर का मसला अगर उन्होंने उठाया है तो क्या खुद को बचाने के लिए? इमरान खान के अगर आप पिछले भाषण भी संयुक्त राष्ट्र संघ में सुनेंगे तो वो उनका रिकॉर्ड ये कश्मीर का हमेशा बजाते रहते हैं। हाँ। और उनकी अपनी लॉबी है जिसमें IOC के देश शामिल हैं और चीन शामिल है
और ऑब्वियसली जो तालिबान में जो भी कुछ अफगानिस्तान में हासिल किया है वो पाकिस्तान की सेना के और ISI के सहयोग से ही हुआ है, नहीं तो ये वहां पर इतनी आसानी से वहां आते नहीं। तो ये इमरान खान ये मान के चल रहे हैं कि हम अगर कश्मीर का लाभ अलावेंगे तो तालिबान के साथ मिलकर उन्होंने जो अफगानिस्तान में हरकतें करी है उस पर लोगों का ध्यान नहीं जाएगा और अपना काम करते रहेंगे। अब आदरणीय सुरेंद्र जी जो हमारे एम्बेसडर साहब ने जो कहा है, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि प्रधानमंत्री जो है वो इन बातों का कोई जवाब नहीं देंगे, वो इस स्तर पे नहीं आएंगे, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने वैश्विक परिप्रेक्ष्य में ही बातें की थी और वो जो कुछ क्वाड में वो बात हुई है और जो प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ भी हुई है, हमारे प्रधानमंत्री का भाषण उस पर ही केंद्रित रहेगा। हाँ। वो इमरान खान की छोटी बातों का जवाब नहीं देंगे, क्योंकि दुनिया जानती है कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है और इमरान खान के इस तरह कहने से कुछ होने जाने वाला है नहीं। वो मानव अधिकार की बात करते तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही गया रहता है, जबकि हमारी आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेज ने बहुत ही संयम से काम करा है और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इसमें बहुत अच्छा है। बाउंड्रीज हमने कोई चेंज नहीं करी है, अंतरिय अगर आप राज्य बनाते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर वही है और भारत का हिस्सा है। इन्होंने गलती ये करते हैं कि ये जो है गिलगित बाल्टिस्तान को अपना प्रोविंस बना रहे हैं और अब ये 5वां प्रोविंस उन्होंने डिक्लेयर करा, यूके को करा, तो हमारा हक बनता है कि हम इनको काउंटर करें, उनका हमारे ऊपर कोई हक नहीं है। इमरान खान कुछ भी उनको हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि भारत जो है आज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सुपर पावर की बनने की तरफ जा रहे हैं। इकॉनमी में हम 3 ट्रिलियन टच कर रहे हैं और अगले 10 साल में हम 6 ट्रिलियन तक हो जाएंगे। हमारी आर्मी अच्छी है, IT, साइबर, स्पेस हर फील्ड में हम उनसे आगे हैं। हमारी चिंता से कितनी है जो मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री भी बताएंगे कि आतंकवाद पे किस तरह से ठीक है, इस पर मैं आगे भी आपसे बात करूंगी। आप रहिएगा हमारे साथ। इस बीच दर्शकों को बता दें कि धीरज कौल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। धीरज जी आपके पास भी आऊंगे, आलोक जी आपके पास भी आऊंगे, लेकिन सना हारून हमारे साथ जुड़ी हुई है, पाकिस्तान की पत्रकार। मैं सीधा उनका रुख कर लेती हूँ। सना हारून जी, आप कैसे अपनी बात इस मंच के माध्यम से रखेंगे, क्योंकि अभी इस तरह की बात हो रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस स्तर पर जाकर जवाब नहीं देंगे और ये पहले भी उन्होंने किया है, लेकिन क्या पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिस तरीके से बात कर रहे हैं और अपना स्टैंड दुनिया भर में रख रहे हैं, क्या धीरे धीरे करके अपना स्तर, अपना लेवल वो गिराते चले जा रहे हैं? क्योंकि तालिबान के पक्ष में खुलकर बैटिंग करना, आप खुद एक महिला हैं, आप जानती हैं कि तालिबान बदला नहीं है और जो तस्वीरें तालिबान ने दिखाई हैं जो अफगानिस्तान से बराबर आ रही हैं उस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। लेकिन इन सब के बावजूद तालिबान के लिए न सिर्फ सॉफ्ट कॉर्नर है बल्कि खुल करके उसका समर्थन कर रहे हैं और जो तोहमतें हैं उनसे बचने के लिए जम्मू कश्मीर का राग और फिर वही तमाम बातें जो पहले भी इमरान खान बोलते रहे हैं लेकिन उसका फायदा हुआ नहीं। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। और देखिए, मैं आपकी बात के जवाब पे आऊंगी, लेकिन थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा जी। मैं एक बात कहना चाह रही थी, मुझे शेर एक याद आ रहा है दिमाग में कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कामयाबी कहीं नजर नहीं आती, दिलाई थी कौम को अपनी बहुत झूठी उम्मीदें, शर्म तुमको है मोदी जरा नहीं आती। आज जो है वो जब इजलास जब खिताब करेंगे तो आपको भी ये बात पता है कि वहाँ पर कश्मीरियों की बहुत बड़ी एक तादाद है जो कि मुजाहरा करने जा रही है। वो बताएगी पूरी दुनिया को कि किस तरह से मोदी और मोदी सरकार जो है महफूज कश्मीर में किस तरह के जुल्म बर्बरियत को उन्होंने बाजार गर्म कर रखा है। आप अफगानिस्तान की बात करते हैं कि अफगानिस्तान में जो है औरतों के साथ, बच्चों के साथ और इंसानी हुकूक की पामाली की जाती है। तो कश्मीर में आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग पंजाब में क्या कर रहे हैं? कुतों का कत्लेआम आप लोग कर रहे हैं और न्यूयॉर्क की अदालत में उन्होंने मुकदमा भी दर्ज कराया हुआ है। एंड हो सकता है कि गवर्नमेंट गिरफ्तारी भी जारी हो जाए मोदी के। और आप कल से नगाड़ा बजा रहे थे कि बड़ी बेहतरीन मुलाकात हुई है कमला हैरिस से और बहुत अच्छा हुआ कमला हैरिस का जिक्र आपने खुद ही कर दिया सना जी। अच्छा हुआ कि आप आइडिया कर, हाँ ठीक है, गालिब के शेर को तोड़ मरोड़ के आपने यहाँ पर पेश तो कर दिया, लेकिन मुझे एक बात बताइए ना कि आप कश्मीर का जिक्र तो बहुत सालों से कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के स्तर के बारे में मैं पूछ रही थी आपसे। पाकिस्तान का मयार क्या गिरता चला जा रहा है? पाकिस्तान की सरकार की बातों का मयार क्या गिरता चला जा रहा है? क्योंकि आप अभी भी, आप खुद एक महिला हैं और कई पाकिस्तानी पत्रकारों से मेरी बात होती है और वे मानते हैं खुलकर कि तालिबान का इस तरीके से भरे मंच पर खुलेआम समर्थन करना ये ठीक नहीं है
और इसका खामियाजा खुद पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। लेकिन आज आपने ये नहीं बोला और आप इधर उधर भाग गई। आप मेरे सवाल से इधर उधर भाग गए, जैसे कि इमरान खान भागे और जैसे कि बागी जो आपके हुक्मरान है वो भाग रहे हैं। ऑफिस में बाहर निकाल दिया भारत को, अमेरिका ने साफ जवाब मिल गया मोदी को कि यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है। ठीक है सना हारून जी, अफगानिस्तान के हालात पर तो आपकी नजर होगी ना, पत्रकार हैं आप। मतलब है कि भारत अफगानिस्तान में जो महिलाओं की स्थिति है उस पर तो आपकी नजर होगी, लेकिन उसके बावजूद अगर आपके प्रधानमंत्री लगातार तालिबान के पक्ष में बैटिंग कर रहे हैं और मान्यता दिलवाने के लिए बिल्कुल सारे मोर्चे उन्होंने खोल दिए हैं, सारे मोर्चे उन्होंने खोल दिए हैं, उतावले हुए जा रहे हैं। जब अगर उतावले हुए जा रहे हैं तो क्या नहीं हुआ? पत्रकार होने के नाते आपको लगता है कि मयार गिरता जा रहा है? अभी जो एक नौज़ायदा बच्चा है, एक तरीके से आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं। बच्चे की हैसियत है। चलिए एक सेकंड, मैं आ रही हूँ आपके पास, क्योंकि मेरे सवाल का जवाब दिया ही नहीं आपने, आप भी इधर उधर भागने लगे। आ रही हूँ मैं आपके पास, लेकिन इस बीच एक अहम खबर मैं बता दूं दर्शकों, प्रतापगढ़ से एक अहम खबर आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस के समर्थक वहां पर आपस में भिड़ गए हैं। सांगीपुर में गरीब कल्याण मेला बना मारपीट का अखाड़ा। बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता की पिटाई कर दी गई, दारोगा की पिटाई कर दी गई, सांसद की गाड़ी पर भी अटैक। मंच पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी भी थे मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर तस्वीरों के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। प्रतापगढ़ से ये खबर आ रही है जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में किस तरीके से झड़प हुई है और मारपीट हुई है वो आप देखिए। कांग्रेस समर्थकों का हमला संगम लाल गुप्ता पर। ये प्रतापगढ़ की तस्वीरें हैं जहां पर गरीब कल्याण मेला मारपीट का अखाड़ा बन गया और ये तस्वीरें अपने आप में बानगी हैं उस बात की। अजीत सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर, हमारे संवाददाता सीधे प्रतापगढ़ से जुड़ गए। अजीत, ये जो नौबत आई इसके पीछे की वजह क्या है? तो ये गरीब कल्याण योजना जो है ये कार्यक्रम सांसद प्रतापगढ़ का पहले कार्यक्रम लगा था। पूर्व सांसद का 1 घंटे बाद का कार्यक्रम था, जो कि मौजूदा हाल में पहले से ही पूर्व सांसद जो है मौके पे मौजूद थे, उनके समर्थक मौजूद थे। लगातार वहां पे लोगों की झड़प हुई और मारपीट हुई, वो तस्वीरों में साफ दिख रही है। जी, इस बीच हमारे साथ सांसद संगम लाल गुप्ता खुद ही जुड़ गए हैं जिनके साथ मारपीट हुई है। संगम लाल गुप्ता जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। क्या हुआ था वहां पर, क्योंकि तस्वीरें बहुत ही गलत संदेश देने वाली है। आज गरीब कल्याण योजना का आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती थी और उसी के उपलक्ष्य में सरकारी प्रोग्राम लगे हुए थे। तो 2 ब्लॉक के कार्यक्रम करके हमको सांगीपुर जाना था और प्रमोद तिवारी जी का कार्यक्रम 3 बजे का था। हमको वहाँ 2 बजे हम पहुंच गए और पहले से ही प्लानिंग के तहत उनके गुंडे और वो स्वयं और उनकी बेटी वहाँ पे सब मौजूद थे। मतलब इस तरीके से मेरी सारी गाड़ी तोड़ दिए। मतलब भाग के हमको जान बचाना पड़ा। हमारे कार्यकर्ताओं को दौड़ा के मारा गया है। जी, आपको चोट आई है प्रमोद जी? आप ठीक हैं अभी? संगम जी? हाँ, हमको चोट आई है, अभी मेडिकल जा रहे हैं जी, मेडिकल कराने। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और इस पर आगे भी अपडेट दर्शकों आपको देते रहेंगे, क्योंकि प्रतापगढ़ में ये घटना घटी है और जो तस्वीरें आ रही हैं वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप रहिएगा हमारे साथ। इमरान खान ने फिर से एक बार अपना असली चेहरा दिखाया है। यूएन असेंबली में भाषण देते हुए उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं और वो सवाल वापस पाकिस्तान पर ही कई तरह की तोहमतें लगाते हैं। हम सीधे एक बार फिर से अपने पैनल का रुख कर लेते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। धीरज कौल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार। धीरज कौल जी, अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलेंगे उस पर तो निगाहें हैं ही, लेकिन जो जवाब इमरान खान की बातों का दिया गया है भारत की तरफ से, स्नेहा दुबे ने जिस कड़े शब्दों में जवाब दिया है, ओसामा बिन लादेन तक की बात की है और ये कहा है कि पाकिस्तान कश्मीर का सपना छोड़ दे, अपने गिरेबान में झांक कर देखे। कितना कड़ा जवाब। बहुत नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनकी लीडरशिप में बिल्कुल बहुत ही कंस्ट्रक्टिव कन्वर्सेशन रही है, कोई भी नेगेटिव कन्वर्सेशन नहीं रही है। और अगले 10 साल और 20 साल तक का पूरा रोड मैप तैयार कर दिया गया है, जिसके अंदर हम 5G की बात करते हैं, जिसके अंदर हम फिनटेक की बात करते हैं, जिसके अंदर हम ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं,
और कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि सोलर, फर्स्ट सोलर, सारे टॉप के सीईओ से उनकी मीटिंग हुई है। इंडिया के अंदर क्रिएटिविटी हब आएगा, प्रोडक्शन आएगी, मेक इन इंडिया का कंपोनेंट्स आएंगे, जो यूएस के साथ जॉइंट वेंचरशिप में ग्रोथ होगा। और भारत के लिए बहुत गुड न्यूज है, क्योंकि काफी जॉब्स क्रिएट होंगी। और एक बहुत पॉजिटिव टोन में बात की गई है, लेकिन ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। ये ग्रोथ पूरे वर्ल्ड को हेल्प करती, और इवन कोविड की जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और वैक्सीनेशन पे काम होगा, पूरे वर्ल्ड को फायदा होगा। लेकिन ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान हमेशा नेगेटिव टर्मिनोलॉजी में बात करके पूरी कन्वर्सेशन को डिरेल करने की कोशिश करते हैं, इंस्टेड ऑफ बीइंग पॉजिटिव एंड अप्रिशिएटिंग। क्योंकि भारत ने उनको दवाइयां दी थी लास्ट ईयर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन और काफी अदर दवाइयां दी थी और कोविड में हेल्प की थी। इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग कितना कंस्ट्रक्टिव कन्वर्सेशन प्रधानमंत्री का बाइडेन के साथ हुआ है, वो फिर दोबारा वही उनकी रेटरिक पे जाते हैं। देखिए, जो आदमी नेगेटिव है वो आपको सिर्फ पुल डाउन कर सकता है, और भारत के प्रधानमंत्री की जो विजन है उसमें ये डिस्ट्रैक्शन है। और मैं बहुत उनका शुक्रिया करता हूं कि वो इस ट्रैप में आ नहीं पाए, इस ट्रैप में बिल्कुल नहीं आए नेगेटिव कन्वर्सेशन की। लेकिन ऑन द क्वेश्चन जो आप मुझसे पूछ रही हैं, ये बिल्कुल दिखाता है कि पाकिस्तान के पास ऑफर करने के लिए नेगेटिविटी और क्रिटिसिज्म के अलावा कुछ भी नहीं है। एज ऑफ नाउ उन्होंने वही चीज अफगानिस्तान में इनकलकेट कर दी और पूरा डिस्टेबलाइज कर चुके हैं। मैं काफी डॉक्टर्स के साथ जुड़ा हुआ था अफगानिस्तान में, उसमें से 70% स्पेशलिस्ट भाग चुके हैं। इस टाइम हेल्थ क्राइसिस आ गया है अफगानिस्तान के अंदर एज वी स्पीक। कल अगर आप यूएन की वेबसाइट पे जाइए, उन्होंने ऑफिशियल एक रिपोर्ट पोस्ट कर दी है कि दवाइयां हफ्ते की बची हैं। मैन क्राइसिस, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और हेल्थ क्राइसिस हैज स्टार्टेड। छोटे छोटे उनके जो क्लिनिक सबर्ब्स में थे वो बंद हो चुके हैं, लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही और सब लोग काबुल में फ्लड कर रहे हैं। और जो टर्शरी केयर भारत प्रोवाइड करता था काबुल अफगानिस्तान को, वो बंद है बिकॉज ऑफ फ्लाइट। तो अगर आज आपको कैंसर है, डायलिसिस के पेशेंट है, हार्ट अटैक है, तो आप अफगानिस्तान में मरने के आपके बहुत बड़े चांसेस हैं। और पाकिस्तान इसमें क्या कर रहा है, अगेन नेगेटिव कन्वर्सेशन, दोबारा नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहा है। और जो कश्मीर की वो बात करते हैं, कन्वर्सेशन तो इस पे होनी चाहिए कि जो हमारी ऑक्यूपाइड टेरिटरी पाकिस्तान के पास पड़ी है, इंक्लूडिंग बलूचिस्तान और गिलगिट, उसको रिटर्न करने का क्या प्रपोजल है। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि जो बाइडेन ने बहुत अच्छा करते हुए जो भारत की पोजीशन है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए बोल दिया है। मैं पिछले साल से इस पे बात कर रहा हूं। ठीक है, आती हूँ आपके पास में। बिल्कुल, आपने कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हैं और उसका जवाब मैं चाहती हूँ कि सना दे, और उसके बाद आलोक जी मैं आपके पास आऊंगी। सुरेंद्र जी भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सना, जो गालिब का शेर आपने याद किया था और उसको अपने अंदाज में पेश किया था, उसे जरा और आगे बढ़ाते हुए मैं कह देती हूँ कि मौत का दिन मुअय्यन है सबके लिए। इसीलिए जो धीरज साहब कह रहे हैं कि सकारात्मकता फैलानी चाहिए, लेकिन आतंकवाद फैलाने के रास्ते पर पाकिस्तान हमेशा से रहा है और इस बार भी हर मंच से यही कर रहा है। तालिबान का सबसे बड़ा सपोर्टर पाकिस्तान, आतंकवाद का सबसे बड़ा सपोर्टर पाकिस्तान, नकारात्मकता का सपोर्टर। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि मौत का दिन मुय्यन है सबके लिए, ठीक है, सब नहीं जाने। और रही बात पाकिस्तान की, देखिए मैं आपको एक बात ये क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो अफगानिस्तान की दहशतगर्दी का उसको बहुत बड़ा सामना है, जिसमें हमने बहुत जिंदगियों को भी गंवाया है, ठीक है। आप तो ये बातें भूल जाते हैं, ठीक है। और रही बात जो अभी आपके जो ये पैनलिस्ट हैं जो भी ये कह रहे थे कि अफगानिस्तान में जैसा सूरत हाल है, बिल्कुल अब तक सूरत हाल होगी बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि देखिए वहाँ पे एक 20 साल से जो जारी जंग थी वो खत्म हो गई। अब वहाँ पे जो इसका गवर्नमेंट है वो एक नॉर्मल बच्चे की स्थिति है। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस गवर्नमेंट से कि वो अभी गवर्नमेंट को आए 1 महीना नहीं हुआ वो आप डिलीवर करना शुरू कर दें। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कल अपने खिताब में भी ये कहा है, पूरे वर्ल्ड से ये कहा है कि वहाँ पे जो है अगर हमने वहाँ पे सबने मिलके अफगानिस्तान को सपोर्ट नहीं किया, उनकी हेल्प नहीं की, वहाँ की आवाम की मैं बात कर रही हूँ, अगर हमने वहाँ पे हेल्प नहीं की तो इतना भयानक आप जो तो है आतंकवादियों की हेल्प कर रहे थे और अब आपको आवाम की याद आ रही है क्योंकि तालिबानी सरकार को मान्यता दिलवाने की बात है। आप तो हेल्प आतंकवादियों की, मुजाहिदीनों की कर रहे थे और जब अब चूंकि तालिबान सरकार को मान्यता दिलवाने का उतावलापन है, इसलिए आपको वहां की आम जनता याद आ रही है। वहां की आम जनता पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। मैं लौटती हूँ आपके पास, लेकिन आलोक जी आप इसे कैसे देखते हैं? ठीक है, आती हूँ मैं सना आपके पास, आलोक जी आप इसे कैसे देखते हैं? अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होने वाला है, लेकिन उससे पहले इमरान खान ने जो बोला और सीधा सीधा जो कहा है धीरज कौल जी ने। सना जी, आपको यदि याद हो, चाहे जनरल मुशर्रफ रहे हों, चाहे जो रहे, संयुक्त राष्ट्र में, यूनाइटेड नेशंस में
जिस तरह से कश्मीर के मुद्दे हर बार जैसे कहते हैं ना कि आप बार बार उठा लीजिए, लेकिन इस बार तो उन्होंने जिस स्तर पर जाकर के भारत पर जो हमला किया है, बाकायदा ये कहकर के किस पार्टी की सरकार है, वो ऐसा कर रही है, वो ऐसा कर रही है, कश्मीर पर जो कानून संसद ने पास किया उसके खिलाफ उनको वहां बोलने की, मतलब एक लोकतांत्रिक पार्टी, लोकतांत्रिक देश के बारे में जिसको सारी दुनिया, अकेला इस समय पाकिस्तान है, 10 आध देश गिरा दीजिए चाइन को छोड़ करके। आप सुनिए, आपकी बात हम सुन रहे थे ना, आधे घंटे से हम सुन रहे थे आपकी बात। कृपया सना जी आप माफ करिए, आप महिला पत्रकार हैं। जो बाइडेन ने भी कह दिया है सना, आप तो जो बाइडेन ने भी कह दिया है कि अमेरिका और इंडिया अगर एक साथ आते हैं। आप सुनिए, आपका सुनना भी एक, जैसे हम पत्रकार सुनते हैं ना जी, आप पत्रकार के नाते आप सुनिए। सना एक सेकंड सुन लीजिए आलोक जी को। पार्टी की नहीं है, यू आर पीपल, किस पार्टी की है? इमरान खान की पार्टी की है, ISI के एजेंट हैं, CIA के एजेंट हैं, किसकी हैं आप? इसलिए आप उसकी बात मत करिए, आप बात सुनिए। जिस तरह से इमरान खान ने गंदगी की है, जो सड़क का गुंडा जिस तरह से भोषा बोलता है, संयुक्त राष्ट्र में हम लोग तो ये मांग करेंगे मीडिया के जरिए भी कि यूनाइटेड नेशंस में इस तरह की भाषा पर प्रतिबंध लगाया जाए। इमरान खान भारत के बारे में, भारत की छवि के लिए दूसरे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ने कभी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जो ISI के जो आतंकवादी होते हैं, जिस तरह से हक्कानी बोलता है, तो हक्कानी को तो मान्यता नहीं मिली है। हक्कानी और ओसामा बिन लादेन को जो पालते रहे। सुनिए सना, आपकी आवाज ज्यादा नहीं, मैं आपसे ज्यादा ऊंची बोल सकता हूँ। आप सुनिए, दूसरों की आवाज सुनने की क्षमता होनी चाहिए। आप जिस तरह की बातें कर रही हैं, हम आपको सम्मान से आपसे करें, आपके बारे में थोड़ी बोल रहे हैं। हम इमरान खान के बारे में बता रहे हैं कि UN में भाषा का एक होता है, कम से कम आप किस देश के बारे में बोल रहे। ठीक है, भारत ने जवाब दे दिया। अभी प्रधानमंत्री जैसा सुरेंद्र कुमार जी ने कहा था, इस तरह से उस भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, चूंकि किसी भी सड़क के डाकू का जवाब डाकू की भाषा में नहीं दिया जाता, डाकू को जेल में भेजा जाता है हमारे यहाँ। ठीक है, सुरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सना सुन लीजिए, सना सुन लीजिए, आप लगातार मत बोलिए, लगातार बोलने से कुछ नहीं होता है। लोगों को तय करना होगा, वो कर लेंगे, और दुनिया भी तय कर रही है, हिंदुस्तान के बारे में भी, पाकिस्तान के बारे में भी। लगातार आप बोलिएगा, उससे क्या हो जाएगा। मैं सीधा रुख करना चाहती हूँ सुरेंद्र जी का। एम्बेसडर सुरेंद्र कुमार जी, एक सेकंड, देखिए डिबेट डिरेल हो जाएगी इस तरीके से। सुरेंद्र कुमार जी, आप अपनी बात रखिए। सर कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ ऐड करना चाह रहे थे आप। बहुत पहले पाकिस्तान में एक हाई कमिश्नर थे हमारे उच्चायुक्त श्री JN दीक्षित। उन्होंने कहा पाकिस्तान में जब बच्चे स्कूल जाते हैं तभी से ABCD की तरह उन्हें सिखाया जाता है कि हिंदुस्तान को आप हेट करो, उसके लिए जो आप जो बातें तो जहर की तरह वो दिमाग भरा जाता है। अब हमारे प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के संबंध सुधारने की कोशिश की। देखिए, जब वो प्रधानमंत्री बने 2014 में, नवाब शरीफ जी को बुलाया, वो लाहौर से अफगानिस्तान से लौट लाहौर उनके जन्मदिन पर गए, उनकी मम्मी जी के, उनके माँ के सबके सामने पैर छुए, उनकी बच्ची को उन्होंने, वो इतनी कोशिश की। जब ये आदमी जाता है उसके बाद क्या मिला? आपने जो है पुलवामा करा दिया। आप जिस तक जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए दोनों तरफ से होता है उसका, आप एक तरफ नहीं कर सकती। अब देखिए, ये सब UN वगैरह के रेडियो से बात कर रहे हैं आप, इरमान साहब UN का रेडियो पढ़ लीजिए। ये पहली बात ये होती है कि जो इससे ऑक्युपाई किए हैं पाकिस्तान ने वो हटे, उसके बाद वहाँ पे इलेक्शन होंगे, वो कभी हटे नहीं। पहली कंडीशन ही शुरू, दूसरी तीसरी सारी बातें कहाँ से आती हैं? कश्मीर के बारे में फैसला करने वाले नहीं होते। देखिए 70 साल में कितने चुनाव वहाँ पे हो चुके हैं, पब्लिक ने सुना है। एम्बेसडर को बोलने दीजिए सना, एम्बेसडर को बोलने दीजिए सना, लगातार बोलने का मौका मैं नहीं दूंगी आपको। ये कहना चाहूंगा, देखिए पूरा करने दीजिए, वापस मैं जब आपसे सवाल पूछूं उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। सुरेंद्र जी कंप्लीट कीजिए। हमारे देश के सभी प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू से लेकर मोदी तक, सभी प्रधानमंत्रियों ने कोशिश की है पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाए जाए। अटल बिहारी वाजपेयी बस में क्यों गए? ये दोस्ती का हाथ बढ़ाने को क्या हुआ? हो गए तो आपने कारगिल करा दिया। जो कोई भी ऐसी पहल करने चाहते उस पहल को आप जवाब इस तरह से देते को आगे बात बढ़ नहीं पाती। आप वो निशाने पाकिस्तान में जाकर उन्होंने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जो संबंध बने कुछ नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर मुशर्रफ साहब अब कारगिल मुझे वो करा रहे हैं। तो आप जो कोई आप देखिए, जब मोदी साहब लाहौर में जन्मदिन पर मुबारक दे रहे थे, उसके कुछ दिन बाद ही आपने पठानकोट में करा दिया। उस तो तालमेल होना चाहिए।
आप शांति का संदेश लेके आते हैं, उसका जवाब आप देते हैं गम से, जवाब देते हैं मौत करने से, इस तरह परिस्थिति बनती। हम चाहते हैं साउथ एशिया में सभी के देश में यदि इंडिया की प्रोग्रेस हो रही है, इंडिया की इकोनॉमिक प्रोग्रेस के साथ साथ सारे हमारे सार्क कंट्री के देश हैं, सब एकजुट हो जाए तो हमारा जो है एकदम यूरोपियन यूनियन की तरह जो एकदम प्रोग्रेस कर सकता है। और सारी जो एनर्जी इसी में जाती है। देखिए ढूंढ के सुबह शाम तक हिंदुस्तान में क्या खराब हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, क्या फायदा। ये आप कहेंगे कश्मीर में हो रहा है, कश्मीर जो कुछ हुआ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कोर्ट्स हैं, हमारे लॉ है, हमारे उसके हिसाब से हुआ। और इंटरनल का है उसको हम चाहे यूनियन टेरिटरी करें, चाहे उसको हम स्टेट करें, हमारा अपना प्रोरोगेटिव है। अब आपका बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, सिंध में क्या, सब इस सब हमें सकारात्मक जैसे भी कह रहे धीरज जी पहल करनी चाहिए। यहाँ को पीसफुल एंगेजमेंट। अब सार्क इतना अच्छा इनिशिएटिव था पर सार्क प्रोग्रेस इसी वजह नहीं कर पाया। लेकिन पाकिस्तान जो है उसमें जो कुछ भी सहयोग नहीं दे पा रहा। सब कुछ होता है हमारे यहाँ से जितने भी पहल की जाती है उसके जवाब पत्थरों से मिलते हैं, गन से मिलते हैं, गोली से मिलते हैं, मौतें की जाती है, तो उसका जो है बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। मैं यही सलाह दूंगा, इमरान साहब जो एक बहुत बड़े क्रिकेट खिलाड़ी थे, मैं उनका बहुत प्रशंसक था, तो बहुत फास्ट बॉलर थे, पर एज ए पॉलिटिशियन उन्होंने जो है अपनी छवि ऐसी बनाई है कि लगता है जैसे दूसरे लोगों से अलग नहीं है। वो बहुत ही तालीम पढ़े लिखे इंसान है, बिस्तर रहे बाहर रहे, तो देखिए मॉडर्न इंसान है। अब स्कॉच विस्की पीते होंगे, लंदन में जाकर पीते पता नहीं मुझे, पर एक उनकी छवि थी मॉडर्न पर्सन की। हिंदुस्तान में हमारे क्रिकेटर दोस्त है, चाहे बिशन सिंह बेदी हो, चाहे सुनील गावस्कर है, ये सब इमरान खान के दोस्त रहे। पर पॉलिटिक्स में आके पॉलिटिक्स ऐसी चीज है कि उनको आपको जो ISA चाहता है, जो मिलिट्री चाहती है, आप कोई भाषा बोलते हैं। जी ठीक है, JK परिहार साहब, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए देखिए आतंकवाद और आतंकवाद को पनाह देने वाले या उसे बढ़ावा देने वाले जो मुल्क हैं वो पहले भी दुनिया की नजरों में रहे हैं और ऐसे मंचों से बात होती रही है। लेकिन अब जब अफगानिस्तान में हालात बदल गए हैं, फिर से एक बार तालिबान ने कब्जा कर लिया है, तो पूरी दुनिया ये देख रही है कि आतंकवाद और उसे उसका साथ देने वाले जो लोग हैं, जो मुल्क हैं, वो कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान पर सबकी निगाहें हैं और एक एक करके जो स्ट्रैटेजीज बन रही हैं, जिस तरह के मैसेज दिए जा रहे हैं, अमेरिका की तरफ से भी ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा शह नहीं देने वाला, बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं करने वाला और आने वाले वक्त में कुछ अहम फैसले हो सकते हैं। इस संदर्भ में अगर हम देखें तो आज इमरान खान का भाषण और अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण। जैसा मैंने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण जो है वो पाकिस्तान सेंट्रिक भाषा पे नहीं रहेगा। क्लाइमेट, लेकिन अफगानिस्तान के मसले पर और जो जितने दूसरे इश्यूज हैं जिसमें जी हाँ, और तालिबान के ऊपर उनका बिल्कुल फोकस रहेगा। आतंकवाद, ड्रग ट्रैफिकिंग और जो कट्टर इस्लामिकवाद जो ये फैला रहे हैं, उन पॉइंट्स को ये डेफिनेटली मोदी जी जो है वो हाईलाइट करेंगे। पाकिस्तान परसे का नाम लेने की कोई जरूरत ही नहीं, कि दुनिया जानती है कि कहाँ से आ रहा है। अब तालिबान की सरकार को मान्यता मिलना नहीं है इस पोजीशन में, और इमरान खान जिस हालत में आज पहुंच चुके हैं वो सोच रहे हैं कि तालिबान उनको सपोर्ट करेगा आगे चल के, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। तालिबान ने जहां ही जैसे ही उनकी हरकतें बढ़ती हैं आतंकवाद पे और दूसरी एक्टिविटीज में, यूरोप और अमेरिका और भारत जैसे देश जो हैं वो उसको डेफिनेटली स्ट्रेटेजी बना रहे हैं और उसको काउंटर एक्ट करेंगे। तालिबान जो है लंबे समय तक मैं नहीं समझता हूं कि अफगानिस्तान की सत्ता पे काबिज रहेगा। और मैं अपने पाकिस्तानी मित्र को ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तभी तक लग रहे हैं जब तक हम चाहते हैं। जिस दिन भारत चाहेगा पाकिस्तान बचेगा नहीं, वो किसी भी दिन खत्म हो जाएगा। पर भारत चाहता है शांति से रहे और अच्छा पाकिस्तान, शक्तिशाली पाकिस्तान, प्रजातांत्रिक पाकिस्तान हमको पसंद है। मगर ये जो ISI और आर्मी के रिलेटेड और ड्रग ट्रैफिकिंग और आतंकवाद वाला पाकिस्तान है, उसका जो सांप का जो फन है वो तो कुचलने का टाइम आ ही रहा है और ये कुछ ले जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, धीरज कौल जी, आपको कितनी उम्मीद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से? और जो आप बात कह रहे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा कि नकारात्मकता फैलाने वाला मुल्क है पाकिस्तान, और वही सब बातें अब से कुछ देर पहले इमरान खान की तरफ से भी नजर आई हैं। फिर से बिल्कुल, देखिए मैं आई फील बैड फॉर पीपल ऑफ पाकिस्तान, मुझे उनका बुरा भी लग रहा है और अफगानियों के लिए भी बुरा, बिकॉज हमारे अफगानिस्तान के लोगों के साथ बहुत अच्छे टाइज हैं और कहीं ना कहीं सेम लोग हैं। देखिए अगर एक कंट्री को आप स्टीयर करना चाहते हैं, मैं आई एम अ बिग फैन ऑफ नरेंद्र मोदी जी, आप देखिए, आप फॉलो करिए, कितने सारे ट्रैप्स होते हैं कि उनको पुल डाउन करने के लिए, बट ही स्टेड फोकस। अगला 20 ईयर्स बिलोंग्स टू हेल्थ केयर, जीनोमिक्स, रिमोट मॉनिटरिंग, VG, ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
उसके बाद 5G, जिस कंट्री की इंटरनेट स्पीड आगे होगी वो सबसे आगे निकलेगी। इसके अलावा फिनटेक इन्वेस्टमेंट, और उनका फोकस वही रहा है, ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, जिससे कि फॉसिल फ्यूल्स कम यूज हो, ग्लोबल वार्मिंग कम हो। 2035 के बाद हमारी धरती सेम नहीं रहेगी, ये हर पाकिस्तानी, अफगानी, इंडियन, हर किसी को इफेक्ट करेगा। और मोदी जी ने एज अ वर्ल्ड स्टेट्समैन इसी पे फोकस रखा है। और हैविंग सेड दैट, आप ही के पॉइंट पे मैं वापस आता हूं, ये टाइम है कि पाकिस्तान की जनता इस बात को समझे कि उनको अगले 50 साल किस दिशा में जाना है। क्या इसी चीज में ड्रैग करते रहेंगे? जैसे एम्बेसडर साहब बोल रहे थे कि मिल के अगर हम बढ़े तो पूरे खित्ते के लिए बहुत अच्छा होगा। और ये जानना बहुत जरूरी है कि बहुत आसान होता है लोगों को डिविएट करना, लेकिन उनको मोटिवेट करके बहुत आसान होता है डिरेल करना, लेकिन मोटिवेट करना मुश्किल। एम्बेसडर साहब, आपसे मैं क्लोजिंग कमेंट लेना चाहती हूँ, वक्त मेरे पास बहुत कम है। आपको कितनी उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से? बहुत कुछ कहेंगे। देखिए इतने मुद्दे हैं, सबसे बड़ा कोविड-19 का चल रहा है। आपकी 1 बिलियन डोजेज जो इंडिया मैन्युफैक्चर करेगा वो साउथ ईस्ट कंट्री में चलती जाएगी। क्लाइमेट चेंज बात चल रही है। कैरी जो साहब हमारे यहाँ जो साहब 2 बार आ चुके हैं, हमारे अभी डिफरेंसेस काफी प्रेशर बनाया जा रहा है कि नेट जीरो टू 2050 के बारे में हमको कमिटमेंट कर दें, शायद अभी नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए क्वाड की बात हो रही है, इंडो पैसिफिक की बात हो रही है। अभी क्वाड में भी ये नए सब्जेक्ट आ रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है, 5G की बात हो रही है, आर्टिफिशियल जैसे पॉल जी ने कहा है, तमाम सब्जेक्ट ऐसे हैं। पर टेररिज्म वहाँ मुद्दा बिल्कुल बड़ा मुद्दा है, पर टेररिज्म को कैसे टैकल किया जाए मैं मानता हूँ। देखिए आज तक जो है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, आज तक सारे प्रधानमंत्री ने बिल्कुल पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को और इसके साथ ही दुनिया के तमाम मुल्कों को एक संदेश दे सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि पहले भी भारत का ये स्टैंड रहा है कि गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म कुछ नहीं होता। आतंकवाद घातक है और आतंकवाद के खिलाफ सबको एक साथ एक सुर में मिलकर लड़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी काम से बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ी कवरेज लगातार जारी है, आगे भी विश्लेषण जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आप तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।